हेलो लर्नर्स, वेलकम टू वी लर्निंग विद अनदर क्लास ऑन बिजनेस फाइनेंस। तो आज हम बिजनेस फाइनेंस का पार्ट थर्ड करने वाले हैं। इससे पहले अपना पार्ट 1 और 2 हुआ है, आपने नहीं देखा तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखो फॉर योर बेटर कंसेप्ट क्लैरिटी। और हमारा प्लेलिस्ट में जाकर के आप और भी वीडियोस देख सकते हो। लाइक अपना इंटरनेशनल बिजनेस का सीरीज कंप्लीट हो गया है फॉर नेट JRF, एंड पेपर 1 में मैंने कम्युनिकेशन कंप्लीट करवा दिया है। और आपके मैथमेटिकल रीजनिंग के भी कुछ क्लासेस हुई हैं। और आप अभी हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है, तो आप उनको भी ज़रूर देखना। और आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोस लेकर आऊँ आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा बहुत ही वाइड कंसेप्ट है, बहुत कुछ हमें पढ़ना है इसमें। तो फ्रेंड्स, आज हम इसमें इस वाले वीडियो में सारा कुछ कवर नहीं कर सकते, तो आज हम सारे थ्योरी पार्ट करेंगे, बेसिक्स देखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, जिससे हमारे असर्शन रीजनिंग के और मैच द फॉलोइंग इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में। ओके, तो हम ये चीज़ें करेंगे, आज बेसिक्स करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत कुछ सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग्स और द कट ऑफ रेट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये मिनिमम रिक्वायर्ड रेट होता है और ये कट ऑफ रेट होता है एक्सपेंडिचर का। अब ऐसे तो कुछ समझ आया नहीं होगा, अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। होता क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो जब आपके बिजनेस में किसी इन्वेस्टर ने पैसे इन्वेस्ट किए, तो फ्री का तो कोई इन्वेस्ट करेगा नहीं, आपको पैसे वापस करने होंगे और इंटरेस्ट के साथ देने होंगे पैसे। तो जो आप कैपिटल रेज कर रहे हो ना दूसरे से, फिर आप उसको पैसे वापस कर रहे हो, रिटर्न दे रहे हो, तो वो जो रिटर्न दे रहे हो, वो जो कॉस्ट आपको देना पड़ रहा है कैपिटल रेज करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, नाउ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मुझे इतने पैसे मिलेंगे। हु प्रोवाइड कैपिटल फॉर अ बिजनेस, क्योंकि उसने प्रोवाइड करा है, उसने बिजनेस को पैसे दिए हैं, तो ऑब्वियसली वो एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे भी वापस से कुछ मिले। और एक बार जब कॉस्ट पे कर दिए जाते हैं, तो जो रिमेनिंग मनी बचती है हमारे पास, वो होता है प्रॉफिट। अब इसका मतलब क्या है, अब देखो आपने मार्केट से, आपकी एक बिजनेस है, बड़ी बिजनेस है, आपने मार्केट से 1 करोड़ लिया है, 1 करोड़ रेज करा आपने मार्केट से। अब रेज करने के बाद आपने जब किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करा ना, तो आपको उस प्रोजेक्ट से इन प्रॉफिट नहीं बोल सकते, अर्निंग हुई है, इनकम हुई है कितनी, 1.5, 1 करोड़ 50 लाख आपको मिले हैं। ओके, अब आपके तो 1 करोड़ आपने दूसरे से ले रखा था, अब जिनसे ले रखा है, इन्वेस्टर से ले रखा है, तो भाई उनको इन रिटर्न भी तो करना पड़ेगा। तो जब आप उनको रिटर्न करते हो ना 1 करोड़, और फिर जो आपके पास ये पैसे बच रहे हैं 50 लाख, तो वो आपका प्रॉफिट होता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 1 करोड़ 50 लाख मुझे प्रॉफिट हुआ है, नहीं, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल देने पड़े हैं, आपको पैसे लगाने पड़े हैं। 1 करोड़ जो जो आपने दूसरे से लिए थे उनको वापस करा, और वापस करने के बाद जो आपको बचता है वो होता है आपका प्रॉफिट। ओके, नाउ, और इस वजह से इसको हर्डल रेट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक हर्डल ही होता है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि वो रिस्क ले रहे होते हैं। ओके, उन्होंने रिस्क लिया होता है इन्वेस्टर्स ने। और एन इन्वेस्टर ऑलवेज वांट टू पुट मनी इनटू अ कंपनी दैट विल एक्सीड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक इन्वेस्टर हमेशा उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा जहां उसको उसके लगाए हुए पैसे से ज़्यादा रिटर्न मिले। अब अगर किसी इन्वेस्टर ने एक कंपनी में 50,000 लगाए और उसको फिर 50,000 ही वापस मिलता है, तो फिर क्या फ़ायदा वो पैसे लगाकर, तो वो घर पे नहीं रखा रहेगा। ओके, तो जब भी इन्वेस्ट कर रहा होता है इन्वेस्टर, या फिर कोई बिजनेस भी इन्वेस्ट कर रहा है किसी प्रोजेक्ट में, तो हमेशा हमारी सोच यही होती है कि हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा अर्निंग हो, हमें जितना पे करना पड़ रहा है उससे ज़्यादा हमें
इनकम जनरेट हो। ओके, नाउ अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लो अपने कॉपी में। इसको और क्या क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को? हर्डल रेट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कट ऑफ रेट, टारगेट रेट, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेस एंड कलेक्टिव कॉस्ट। ओके, ये सारे अलग अलग नेम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। तो एग्जाम में ऐसा अगर आपसे पूछ दिया कि हर्डल रेट क्या होता है या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लेकर क्वेश्चन दे दिया, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए कॉपी में नोट कर लो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ही ये सारे नाम दिए गए हैं अलग अलग, क्योंकि एनटीए वाले नेम के साथ बहुत खेलते हैं। ओके, तो हमें ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। नाउ देखो, अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पैसा कितना देना पड़ रहा है ये तो निकालना पड़ेगा, तभी हम इन्वेस्ट करेंगे। बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट करने का सोचेंगे, बड़े प्रोजेक्ट में। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट कर रहे होते हैं। ओके, जब हम कितना हमें कॉस्ट देना है कैपिटल पे, इन्वेस्टर्स को कितना वापस करना है, उसके लिए कुछ फैक्टर्स डिपेंड कर रहे होते हैं। क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है आपका डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल। तो मार्केट में कैपिटल की डिमांड और सप्लाई कैसी है उस पर डिपेंड करता है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब क्या बोल रहा है, अब आपके मार्केट में अगर डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है पैसे की, ओके, तो क्या होगा, तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा पे करना पड़ेगा, है ना। ज़्यादा डिमांड है तो ज़्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन अब हम सप्लाई के केस में देखें तो सप्लाई के केस में जस्ट अपोजिट होता है। सप्लाई के केस में जब ये डिमांड का केस है और ये आपका सप्लाई का केस। सप्लाई के केस में जब आपका सप्लाई ज़्यादा हो रहा होता है ना, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी तो सप्लाई इतना ज़्यादा है मार्केट में, तो फिर मुझे ज़्यादा पैसे क्यों देगा कोई, राइट। तो इसलिए हमारा सप्लाई ऑफ कैपिटल के केस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा कम होता है। नाउ अब मार्केट कंडीशन देखते हैं। तो मार्केट कंडीशन का मतलब क्या है, मीन्स जो मेरी प्रोजेक्ट है, मैंने जिस पे इन्वेस्ट करा है, वो प्रोडक्ट किस तरह से काम कर रहा है मार्केट में। अगर वो प्रोडक्ट न्यू है, न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट है, तो बहुत रिस्की है। अब बहुत ज़्यादा रिस्की है तो भाई मैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा डिमांड करूँगी। इन्वेस्टर चाहेगा कि मुझे ज़्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिले, राइट, क्योंकि रिस्की प्रोडक्ट है आपका जो मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहा है। और ज़्यादा रिस्की नहीं है प्रोडक्ट, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम हो जाती है। नाउ अभी आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क का मतलब क्या है, तो रिस्क आपका दो टाइप का होता है। एक तो होता है आपका बिजनेस रिस्क और दूसरा होता है आपका फाइनेंसिंग रिस्क। ओके, तो बिजनेस रिस्क का मतलब है आपका इन्वेस्टमेंट रिस्क। ओके, इन्वेस्टमेंट रिस्क जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपकी इन्वेस्टमेंट रिस्क ज़्यादा है। ओके, जब इन्वेस्टमेंट रिस्क ज़्यादा है तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ज़्यादा होगा, और रिस्क कम है तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम पड़ेगा। अब फाइनेंसिंग रिस्क का मतलब क्या होता है, तो फाइनेंसिंग रिस्क में आ जाता है आपका लोन्स वगैरह। अब आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट करा है उस कंपनी ने बहुत ज़्यादा लोन्स ले रखे हैं, तो भाई रिस्क तो बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कब क्या हो जाए। बहुत ज़्यादा लोन ले रखा है तो फिर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा डिमांड करोगे। और रिस्क अगर लोन कम ले रखा है, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, आप देखो नोट कर लेना कॉपी पे ये चीज़ें। लोन आता है आपका फाइनेंसिंग रिस्क में, और अब जब हमारा कम हो रहा है, लोन कम है कंपनी के पास, तो मैं डरी हुई नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं है, तो मैं कम लूँगी, कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिमांड करूँगी। ओके, नाउ अभी आता है आपका वॉल्यूम ऑफ फाइनेंसिंग। वॉल्यूम ऑफ फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट। अगर आपने बहुत ज़्यादा फाइनेंसिंग करा है, बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है बिजनेस में, तो आपको रिस्क भी ज़्यादा है, और आपने कम लगाया है पैसे तो कम रिस्क है। और एक फैक्टर आ जाता है आपका क्या, लिक्विडिटी प्रॉब्लम। अब हम जब बहुत ज़्यादा पैसे लगाते हैं ना, तो हमें रिस्क तो होता है, पता नहीं पैसा कब मिले नहीं मिले, और ज़्यादा लगाने पे ये भी होता है कि मुझे कैश कब मिलेगा। पैसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिए हैं, अब हमारे पास पैसे कम पड़ रहे हैं, क्या पता कहीं और हम इन्वेस्ट कर पाएँ। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ फाइनेंसिंग में आपका लिक्विडिटी रिस्क भी आ जाता है। लिक्विडिटी मीन्स आपके मनी कैसे कब कैश में ट्रांसफ़र होगी। ओके,
तो ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमाइन करते हैं। ओके, चलो अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के। तो ये क्या इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट तो है आपका, इट हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है। आप कितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे करना पड़ रहा है, आप कितना पे कर रहे हो, उसी तरह उसी को कंसीडर करके आप इन्वेस्ट करोगे ना कहीं पे भी। ओके, तो ये चीज़ें आती हैं। और क्या होता है आपका, इट इज़ हेल्पफुल इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन में हेल्प करता है। तो भाई बजटिंग तो हम डेली लाइफ में भी करते हैं। तो अब जब हमारा इतना बड़ा बिजनेस हमें ऑपरेट करना है, हम इधर उधर से फाइनेंस ले रहे हैं, सोर्स ऑफ फाइनेंस बहुत ज़्यादा है हमारे पास, कंपनी इधर उधर से पैसे ले रही है, तो बजटिंग तो करेगी। तो वो बजटिंग डिपेंड करता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। Okay, now it is vital in designing the optimal capital structure of the firm wherein the firm's value is maximum and the cost of capital is minimum. अब ये क्या होता है, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना। अब ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है जहाँ पे मुझे रिटर्न ज़्यादा मिले बट कॉस्ट ऑफ कैपिटल मुझे कम लगानी पड़े। ओके, फर्म की जो वैल्यू है वो बढ़े, मुझे रिटर्न ज़्यादा मिले, शेयर होल्डर्स खुश रहें, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल मुझे कम देना पड़े, तो उसको बोलते हैं हम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, इसको डिटरमाइन करने में कौन हेल्प करता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ इट कैन ऑल्सो बी यूज टू अप्रेज द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। वो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को अप्रेज करने में भी हेल्प करता है। अब ये कैसे करता है? तो जब आपको पता है आपको ज़्यादा पैसा कहीं लगाना पड़ रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली उस काम को और ज़्यादा अच्छे से करने लग जाते हो, अलर्ट रहते हो कि मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूं, क्योंकि मुझे पैसे ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, मुझे ज़्यादा इन्वेस्टर्स को चार्ज देना पड़ रहा है, राइट, ज़्यादा रिटर्न देना पड़ रहा है। तो आप क्या करते हो, ज़्यादा अच्छे से काम करते हो, परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा करते हो। तो इसके लिए भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेल्प करता है। Now, it is used in framing optimum credit policy. ये हेल्प करता है बेस्ट क्रेडिट पॉलिसी डिटरमाइन करने में। जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हो तभी तो आपको पता चलेगा आप अपने डेटर्स को किस तरह से पे करोगे। ओके, तो ये होता है आपका ये सारा है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ अभी हम करेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, तो इनको समझना ज़रूरी है। अब आपका ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये क्या होता है? तो एक्सप्लिसिट का मतलब है जिसको आप अच्छे से काउंट कर सकते हो, प्रॉपरली काउंट कर सकते हो, जिसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ओके, क्या बोल रहा है, मतलब क्या है, जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग हम करते हैं ना, जो बाहर के लोग आकर मेरे बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं, जब उसको हम डिटरमाइन करते हैं, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, तो वो आता है आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। ओके, ना अब ये आपका फॉर्मूला है, ये देख लो, C1 इज इक्वल टू F1 बाई 1 प्लस K प्लस F1 बाई 1 प्लस K2, इस तरह से आपका फॉर्मूला चल रहा है। ओके, तो ये कंटिन्यूस होता जाता है, ये कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला है आपका। तो ये आपको याद नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा इस पे करना है आपको काम, बस आप 1-2 बार लिख लो कॉपी में, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और मैं बोलूँगी, मैं जितना कुछ पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ आपको फाइनेंशियल बिजनेस फाइनेंस में, इन सारे फॉर्मूलाज को आप एक पेज पे लिखते जाओ। ओके, चलो, तो ये हो गया आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ अभी आते हैं हम अपने इस पे इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? मींस आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, जब आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे कर रहे हो, जब आपके बिजनेस के अंदर के जो लोग हैं, ओके, उनको जब आप उनके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमाइन करते हो, तो वो आता है आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। मतलब क्या, लाइक जो बिजनेसमैन है, जो आपकी कंपनी में, जिसने आपके जो ओनर हैं आपकी कंपनी के,
ओके तो कंपनी के जो ओनर हैं वो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्ट इन द सेंस वो थोड़ा बलिदान दे देते हैं कि चलो अब कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्यों ना हम उन अर्निंग्स को इन्वेस्ट कर दें, या डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते वो बल्कि इन्वेस्ट कर देते हैं, अपने में बांटते नहीं है पैसे को, थोड़ा बलिदान कर देते हैं कि चलो पैसे को रख देते हैं, हम बांटेंगे नहीं, हम उसको इन्वेस्ट करेंगे दूसरी चीज़ों में। तो इसको बोलते हैं हम इम्प्लीसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले रहे हो, आप एक चीज़ को फोरेगो करके दूसरे चीज़ को प्रेफर दे रहे हो, कर रहे हो। ओके तो वो आता है आपका इम्प्लीसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट का हम अच्छे से और पढ़ेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे उनका। ओके देखो तो अभी हम करते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आपका स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? द कॉस्ट ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ कैपिटल इज नोन एज स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब जब आप एक एक करके सेपरेटली डिटरमाइन करते हो ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जितने सोर्स ऑफ फाइनेंस हैं, लाइक आपने इक्विटी से लिया, प्रेफरेंस शेयर से लिया, डेट से लिया, सबका अलग अलग जब फाइंड आउट करते हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। okay and specific cost of capital is the cost of equity share capital, cost of preference share, वही जो मैंने अभी बोला ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी इसमें। ओके सबको अलग अलग करके डिटरमाइन करते हैं। नाउ अभी ये है आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अभी स्पेसिफिक में हमने देखा अलग अलग करके सारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करना, पर जब आप सबको कंबाइन करके निकालते हो ना, सारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंबाइन करके एवरेज करके निकालते हैं हम उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो उसको बोलते हैं हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द वेट्स आर द प्रोपोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ कैपिटल इन द टोटल कैपिटल। ये प्रोपोर्शनेट, ये आपका रेशियो सेट हो जाता है। वेटेज जो देते हैं हम, जो वेट देते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए, तो वो आपका प्रोपोर्शनेट हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको न्यूमेरिकल्स करके समझ आएंगी। ओके तो ये हम करेंगे। वैक का ये फॉर्मूला, वैक बोलते हैं इसको, WACC। ओके अच्छा और एक चीज़ मुझे बताना था आपको, लाइक अब हम जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड करते हैं तो उसको हम बोलते क्या हैं, तो उसको टोटली में हम बोलते हैं KO। ओके KO बोलते हैं हम उसको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को शॉर्ट में KO लिखा जाता है। तो ये जो वैक है, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सब हम थ्योरी पढ़ रहे हैं अभी, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको क्लियर होगा ज़्यादा अच्छे से। अच्छा अभी आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? तो इट इज़ डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग 1 एक्स्ट्रा रुपी ऑफ कैपिटल। आपने जब एक एक्स्ट्रा रुपी ऑफ कैपिटल, एक थोड़ा सा पैसा बढ़ाया, जब अपने बिजनेस में कैपिटल थोड़ा सा इंक्रीज करा, तो उसको इंक्रीज करने पे आपको कितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल पड़ रहा है, तो आपको कितना पैसा देना पड़ रहा है। ओके तो एक एक यूनिट का जब हम देख रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक एक्स्ट्रा यूनिट लगाकर मुझे कितना देना पड़ रहा है, कितना पे करना पड़ रहा है, तो वो आता है आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। इसको हम और क्या बोलते हैं? तो इसको हम इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आप, मैंने ब्लू नहीं करा इसको तो, लेकिन आप लिख लेना, आप कॉपी में इसको लिख लो। इसको और क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। नाउ इट रेफर्स टू द चेंज इन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिजल्टिंग फ्रॉम द रेजिंग ऑफ 1 रुपी ऑफ फंड। 1 रुपये लेने पर जो मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है उसको बोलते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ अभी देखो मैंने बोला था मैं डिफरेंस लेकर आई हूँ, तो अभी हम डिफरेंस करेंगे एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनना। एक्सप्लिसिट कॉस्ट में क्या होता है? इट इज़ द रेट ऑफ रिटर्न दैट एन एंटिटी पेज टू प्रोक्योर एक्सटर्नल फाइनेंस। जब कोई कंपनी रेट ऑफ रिटर्न जो वो पे कर रही है, वो एक्सटर्नल फाइनेंस करने पे जो पे करती है ना, मतलब बाहर से जो पैसे लेती है और फिर जो पेमेंट करती है उनको, तो उसको बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ओके और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द रेट ऑफ रिटर्न एसोसिएटेड विद द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द फर्म एंड इट्स शेयर होल्डर्स। जब फर्म के अंदर के ही लोग या शेयर होल्डर्स को जो हम पे कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओके नाउ इट इज़ अ डायरेक्ट पेमेंट मेड टू लेंडर्स। ये किसको दिया जाता है पेमेंट? एक्सप्लिसिट कॉस्ट वाला तो लेंडर्स को दिया जाता है।
लाइक आपका जो इंटरेस्ट देते हो ना आप डेट पे, डेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट फंड्स, या फिर डिविडेंड दे रहे हो शेयर्स पे लोगों को, तो वो सारी चीज़ें आएंगी एक्सप्लिसिट कॉस्ट में. अब इम्प्लिसिट कॉस्ट आर दोज वेयर नो एक्चुअल पेमेंट इज मेड इन एज इन केस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स यूज्ड. यहाँ पे कोई पेमेंट ही नहीं मिलता. आप सोचो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन बेचारों को बहुत कम पेमेंट मिलता है. ओके क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं मुझे जो इनकम हो रही है, मुझे जो प्रॉफिट हुआ, वो मैं और बिजनेस में इन्वेस्ट करूं और मेरा बिजनेस और ग्रो करे, है ना. वो ये चाहते हैं, इसलिए उनको कोई पेमेंट नहीं दी जाती है. ओके और वो आता है आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट में. नाउ द एक्सप्लिसिट कॉस्ट अराइज व्हेन फंड्स आर रेज्ड. एक्सप्लिसिट कॉस्ट कब अराइज होता है? जब हम फंड लेते हैं, है ना. जब मैंने बाहर से पैसा लिया तो ये आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट अराइज होता है. और इम्प्लिसिट कॉस्ट कब आता है आपका? जब आप फंड्स को यूज करते हो. आपका जो फंड है आपने उसको फिर से यूज कर दिया दूसरे प्रोजेक्ट में, फिर से इन्वेस्ट कर दिया दूसरे प्रोजेक्ट में, तो वो क्या होता है? वो होता है आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट. ओके आई होप दिस इज क्लियर नाउ. अच्छा चलो अब आपका ये स्लाइड आ गया है तो हम कर ही लेते हैं. कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बस आज इसका ओवरव्यू लेंगे. ओके फिर ये सारा चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंटिन्यू. तो अब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे कंप्यूट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं? तो दो तरीका है. एक तो है आपका कंप्यूटेशन ऑफ सोर्स ऑफ स्पेसिफिक सोर्सेस ऑफ फाइनेंस. स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस को मतलब अलग अलग तरीके से जितने सोर्सेज हैं सबको अलग अलग से फाइंड आउट करना. और दूसरा आता है केस आपका जब आप कंबाइन करके फाइंड आउट करते हो. ओके जो आप कंबाइन करके कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हो तो वो आता है आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब जब अलग अलग निकालते हो तो कौन सी चीज़ें आती हैं? कॉस्ट ऑफ डेट करते हैं हम, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स. तो ये सारी चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं. अब रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है? अब ये वर्ड आया है तो आप समझो, ज़रूरी है ये समझना. रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब है जो आपकी कंपनी पैसे रख ली, प्रॉफिट होने के बाद जो पैसे हमने बिजनेस में रख लिया, रिटेन कर लिया बिजनेस में जिस अर्निंग को, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग. मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा शेयर होल्डर्स में, जो पैसे रख लिए उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग. तो इन सब की जो कंप्यूटेशन होती है वो आपकी स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फाइनेंस में आती है. ओके आई होप दिस इज क्लियर नाउ. सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास. आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियो लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे. और टेलीग्राम चैनल को आप मेरे ज्वाइन कर सकते हो. टेलीग्राम नेट टारगेट नेट JRF विद वी लर्निंग करके सर्च करो टेलीग्राम पे और वहाँ पे ज्वाइन करो. वहाँ पे आपका पेपर 1 का क्विजेस चल रहा है डेली. ओके एंड पेपर 2 भी क्विजेस चलती हैं अपनी. जैसे जैसे हम कंसेप्ट्स करते जाते हैं हमारी क्विजेस भी होती हैं पेपर 2 की. और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, बर्नवाल 012 करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे सर्च करना, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो. सो थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. कीप ऑन लर्निंग.